नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड में बीजेपी ने सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन से खाली हुई इस सीट पर उनके बड़े भाई महेश जीना को पार्टी ने कैंडिडेट घोषित किया। महेश जीना आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे क्योंकि आज आखिरी तारीख है। सल्ट में महेश जीना को टिकट देकर बीजेपी ने सहानुभूति कार्ड का दाव खेला। सल्ट विधानसभा में कुल 95,240 मतदाता हैं। विधानसभा में 136 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 16 संवेदनशील और 7 पोलिंग स्टेशन अति संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। 17 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि 2 मई को मतगणना होगी। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। गंगा पंचोली कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी, जिनकी बीजेपी उम्मीदवार महेश जीना से टक्कर होगी। गंगा पंचोली साल 2017 में भी चुनाव लड़ चुकी है। सुनील नवप्रभात हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील से बात करते हैं। सुनील, ये दोनों ही प्रत्याशियों के नाम अब सामने आ गए हैं, नामांकन भी आज ये करेंगे। बीजेपी ने बहुत वक्त लिया अपने कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर करने में, और कांग्रेस इस इंतजार में रही कि वो नाम कौन सा डिक्लेयर करेंगे। यानी कि नाम डिक्लेयर करने में भी स्मार्ट स्ट्रैटेजी का हम देखें एक बड़ा रोल रहा। ग्राउंड पर क्या है इंफॉर्मेशंस? देखिए जीनत, बिल्कुल बीजेपी के जिस तरह से 56 विधायक थे, बहुमत की सरकार थी, तब भी बीजेपी ने लास्ट मूवमेंट पे जाकर अपने प्रत्याशी की घोषणा की। हालांकि ये बात जाहिर थी कि जीना को ये पहले ही इनपुट दे दिया गया था। जीना लगातार सल्ट में तब से चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के इंतजार में थी। जैसे ही बीजेपी ने करीब 2 बजे के आसपास अपने कैंडिडेट की घोषणा की, तो इसके अगले 2 घंटे बाद कांग्रेस ने भी गंगा पंचोली के नाम को आगे कर दिया था। आज सल्ट में नॉमिनेशन होना है। करीब 10 से 10:30 बजे के बीच बीजेपी कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन कराएंगे, तो ठीक 11 बजे के आसपास का समय कांग्रेस के कैंडिडेट ने भी नामांकन के लिए रखा है। दोनों ही पार्टियों के आला नेता, चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हो या तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी हों, बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सांसद अजय भट्ट, अजय टम्टा, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, धन सिंह रावत, ये तमाम लोग सल्ट में पहुंच चुके हैं। और आज से सल्ट में जो चुनाव का आगाज है वो शुरू हो जाएगा दोनों पार्टियों के बीच। मुख्य तौर पर दोनों ही पार्टियों में यहां पर जीनत कड़ी टक्कर है, चाहे वो बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें। और कांग्रेस में भी हम देखते हैं कि जो गंगा पंचोली है जीनत, एक दमदार कैंडिडेट हैं, क्योंकि 2017 में जब मोदी लहर थी, प्रचंड मोदी लहर पूरे देश में चल रही थी, उत्तराखंड में बहुमत के साथ पहली बार 57 विधायकों के साथ उत्तराखंड के इतिहास में कोई सरकार सत्ता में आई थी। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मोदी लहर का प्रभाव था। और उस मोदी लहर में भी जो गंगा पंचोली हैं वो करीब 3000 मतों के अंतर से पीछे रही थी, तो बहुत कम मार्जिन था। और ये भी बताया जाता है कि तब भी 2017 में भी लास्ट के 15 दिनों में गंगा पंचोली का नाम फाइनल किया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों पार्टियों के बीच कड़ी फाइट इस बार हमको सल्ट में देखने को मिल सकती है। एक पॉइंट जो है वो जिस पर बार बार बात होती है वो ये कि ठीक है, एक बार फिर से तीसरी बार बीजेपी जो है सहानुभूति वोटों के सहारे है, ये माना जा रहा है। आगे इनको चुनाव में भी जाना है। गंगा पंचोली का भी हम जिक्र करें, लेकिन एक बड़े नेता हरीश रावत का हम जिक्र करते हैं। उनका स्टेटमेंट कि हमें इस पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, आप भी उससे वाकिफ होंगे, उसका कोई फर्क पड़ेगा अभी? क्योंकि बड़ी फजीहत हुई थी उस स्टेटमेंट के बाद। ठीक है, आप रिश्तेदारियां निभाते हैं, आप दोस्ती निभाते हैं, आप गुरु और शिष्य का रिश्ता निभाते हैं, लेकिन जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो वहां पर ये सब शायद नहीं मायने रखता। बिल्कुल जीनत, मुझे याद है कि हरीश रावत ने न्यूज़ 18 को सबसे पहले ये बयान दिया था कि चूंकि जीना एक यंग लीडर्स वहाँ पर रहे हैं, अच्छे एक नेता वहाँ पर सल्ट में जाने जाते हैं, तो तब हरीश रावत ने कहा था कि कांग्रेस को एक सिंपैथी दिखाते हुए ये टिकट जीना को समर्पित कर देना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से उसके बाद कांग्रेस के अंदर घमासान मचा इस बात को लेकर, तो हरीश रावत ने अगले हफ्ते अपने इस बयान से रोल बैक कर लिया था कि उनके कहने का ये मतलब नहीं था, पार्टी जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन यहाँ पर भी जीनत हम देखें
देखेंगे कि हरीश रावत की इस टिकट बंटवारे में भी हरीश रावत का दबदबा हम मान सकते हैं, क्योंकि गंगा पंचोली को हरीश रावत गुट का माना जाता है। जिस तरह से आप ये कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति अलग अलग गुटों में बटी हुई आप देखते हैं, कांग्रेस के इतिहास अगर आप देखें तो 2017 में भी हरीश रावत ने ही गंगा पंचोली को टिकट दिलाया था और एक बार फिर से गंगा पंचोली को टिकट मिला है। तो उम्मीद ये भी की जा रही है कि हो सकता है कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़े, क्योंकि ये 2022 का लिटमस टेस्ट भी होगा। इसके जो भी परिणाम होंगे वो सीधे तौर पर इम्पैक्ट डालेगा 2022 के चुनाव पर। इसीलिए आप देखेंगे कि बीजेपी की जो रणनीति है, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत, पूरे मंत्री विधायक सल्ट में झोंक दिए हैं। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री के जाने का भी कार्यक्रम था, लेकिन इस बीच वो कोविड संक्रमित हो गए, इस कारण मुख्यमंत्री नहीं जा पाए। तो बीजेपी के लिए भी ये बड़ा चैलेंजिंग चुनाव होगा। चाहे वो मदन कौशिक की बात करें, अभी उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है, चाहे तीरथ सिंह रावत की बात करें, ठीक 1 महीने का समय होगा, 17 अप्रैल को जब वहां पर मतदान हो रहा होगा। तो ये एक तीरथ सिंह रावत के लिए सुनील, बिल्कुल बीजेपी ने ताकत झोंकी हुई है और क्योंकि हरीश रावत दरियादिली दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब टिकट बंटवारे में ये माना जा रहा है कि भाई उन्हीं की चली है और उन्हीं का खास प्रत्याशी जो है वो मैदान में। तो क्या प्रचार प्रसार करेंगे और किस स्तर पर करेंगे, ये बड़ा दिलचस्प हो गया उस लिहाज से दोनों ही सूरतों में। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन और दिलचस्प भी हो गया ये चुनाव। महेश जीना की उम्मीदवारी पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट किया। दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना जी की असामयिक मृत्यु से रिक्त हुई सल्ट विधानसभा सीट से बीजेपी ने उनके बड़े भाई महेश जीना को पार्टी प्रत्याशी घोषित किया है। मेरी जनता जनार्दन से अपील है कि महेश जी को अपार स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करें। उत्तर भारत के 51 शक्तिपीठों में शामिल पूर्णागिरि मेले का आज से आगाज होने जा रहा है। 30 मार्च से 30 अप्रैल तक 1 महीने तक चलने वाले इस प्रमुख मेले को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज दोपहर कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत मेले का शुभारंभ करेंगे। मेला मजिस्ट्रेट का कहना है कि कोविड को लेकर पूर्णागिरि मेले में कुंभ मेले की तरह एसओपी जारी रहेगी। दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रशासन ने आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। हरिद्वार महाकुंभ की जो एसओपीज हैं वो भी यहाँ पर फॉलो करी जा रही हैं। रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी किया गया है और कोविड-19 के संबंध में जो भी माननीय उच्च न्यायालय या जो भी सरकार के दिशा निर्देश हैं वो पूरी तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रशासन द्वारा अपनी पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, जिसमें यातायात, बिजली, पानी और सुरक्षा और सफाई से संबंधित सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। कमलेश भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कमलेश, इस कोविड काल में मेले का आयोजन तो हो रहा है, ठीक है, थोड़ा वक्त कम कर दिया गया है। इस मेले के बारे में और इन तमाम व्यवस्थाओं के बारे में बताइएगा। जीनत, जो पूर्णागिरि का जो मेले का आज आगाज हो रहा है, होली के ठीक 1 दिन के बाद इसका आगाज यहाँ पर होता है हर साल। पिछले साल कोविड की वजह से जो 3 महीने का मेला जो चलता था उसको प्रशासन ने उस वक्त रोक दिया था कोविड के कारणों से। इस बार पूर्णागिरि के जो श्रद्धालु थे उनके लिए ये द्वार को खोला गया है और 1 महीने के लिए प्रशासन ने तय समय किया है कि 30 तारीख तक, अप्रैल तक इसको खोला जाएगा। बहुत 51 सीटों में से एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है और इस मंदिर की लाखों लोग श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, जो माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आज मेले का आगाज काबीना मंत्री यहाँ पर करेंगे, दोपहर 1 बजे होना। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कोविड एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से यहाँ पर प्रशासन ने जो एसओपी है उसको जारी किया और ये बड़ी चुनौती का भी है कि इसमें किस तरीके से प्रशासन यहाँ पर मेले को करा पाता है, क्योंकि नेपाल के बॉर्डर से लगे के होने वजह से नेपाल के भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। तो फिलहाल प्रशासन सभी तैयारी कर ली है, लेकिन कोविड एक बड़ी चुनौती यहाँ पर तो बना हुआ है। जी बिल्कुल, एसओपी का जिक्र हुआ है कि जारी की जाए यहाँ पर और सख्ती की बात। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और कोविड की वजह से सब कुछ प्रभावित है, तो अब आपको कोरोना अपडेट बता देते हैं। सोमवार को उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में कुछ कमी देखी गई। बीते 24 घंटों में अगर हम बात करें तो राज्य भर में 109 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। 24 घंटों में राज्य भर में 109 कोरोना के मामले सामने आए, जिसमें देहरादून में 57, हरिद्वार में 40 नए केस सामने आए, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव केसों की बात करते हैं जब तो 1724 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। देहरादून में होली के विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। मृतक रोडवेज में संविदा कर्मचारी था, जबकि आरोपी भाई नगर निगम की कूड़ा गाड़ियों में काम करता था। मामला रायपुर के मयूर विहार इलाके का है। छोटे भाई ने बड़े भाई की जान ले ली है।
उधम सिंह नगर के जसपुर में तराई पश्चिमी वन प्रभाग की दरगाह में इबादत करने आए लोगों पर जमकर कहर बरपाया गया। दरगाह की देखरेख करने वालों ने इबादत करने आए लोगों को लाठी डंडों से जमकर पीटा। पतरामपुर रेंज में स्थित दरगाह में लोग इबादत करने आए थे, लेकिन दरगाह बंद थी। दरगाह खोलने की मांग की गई तो दरगाह नहीं खोली गई। लोग पहले तो लौट गए, लेकिन बाद में फिर से आ गए, जिसके बाद दरगाह वाले भड़क गए और जमकर पिटाई कर दी। बाजपुर में क्रशर संचालक ने क्रशर के कर्मचारी समेत 4 लोगों पर 7 करोड़ के गबन का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बाजपुर के दाबका स्टोन क्रशर के मालिक सुखदेव सिंह का आरोप है कि उनके क्रशर में काम करने वाले इंद्रजीत मेहता ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर 7 करोड़ रुपए का गबन किया है और पुलिस से सभी पर कार्रवाई की मांग। आपका स्टोन क्रशर इनके जो डायरेक्टर हैं, इनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी, एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें इनके द्वारा बताया गया था कि कुछ लोगों द्वारा लगभग 7 करोड़ रुपए का गबन किया गया है, धोखाधड़ी की गई है। इसमें जांच की गई और विस्तृत विवेचना के आदेश हुए हैं। इसमें 5 लोग नामजद हैं। मुकदमा पंजीकृत हो चुका है और अग्रिम विवेचना की जा रही है। देहरादून की रिजवाना पहले दहेज की मांग नहीं पूरी कर पाई, फिर लड़की को जन्म देना उसे इतना भारी पड़ गया कि शौहर ने उसे तलाक दे दिया और अब अपने बड़े भाई के साथ हलाला कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। महिला ने पुलिस के सामने शिकायत की। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। रिजवाना की शादी यूपी के बिजनौर के सरफराज से साल 2015 में हुई थी, जबकि निकाह के बाद से ही उसका शौहर उसे परेशान कर रहा था। सर, ये मामला ये है कि 3 हलाला करवा रही है जबरदस्ती मेरे से, मेरे जेठ के साथ। मेरे जेठ ने इस बात के लिए मुझे कहा है कि तू मेरे ही घर में रह ले और ये घर अपने बात मत कर, और 3 हलाला का जबरदस्ती वो कर रहे हैं मेरे साथ। मैं भी नजीबाद शादी में गया हुआ था, तो 24 तारीख को उसको इसने तलाक दे दिया। जब इसको तलाक दे दिया तो उसके हलाला के लिए इसका जेठ इसको और ससुर वो करने लगे कि हलाला कर ले, हम तब रख लेंगे तेरे को, नहीं तो हम नहीं रख सकते। बिजनौर में परसों ही उसके पति द्वारा उसको तलाक बिद्दत जो 3 तलाक है वो दिया गया है, जिसमें वो कार्रवाई चाहती है। प्रार्थना पत्र को हमने रिसीव करके जांच की जा रही है और इसमें जल्द ही हम मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के माध्यम से सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में बंजर हो रही खेती में स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराए हैं। इससे सीमांत और पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ते पलायन को थामा जा सकेगा। इसके लिए यूपीसीएल ने मौजूदा समय में करीब 2 मेगावाट रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने की योजना बनाई है। आने वाले समय में यूपीसीएल करीब 22 मेगावाट के सोलर फार्मिंग करेगा। इस योजना में 25 किलोवाट क्षमता के ही सोलर पावर प्लांट स्वीकृत किए जाएंगे। लगभग हमारे 2000 कनेक्शन अप्लाई हो चुके हैं अभी तक और करीब 9000 किलोवाट लगभग हमने कर भी दिया है। और इसमें टोटल जो सैंक्शन है वो 31 मार्च तक हमें 2 मेगावाट का था। तो 2 मेगावाट तक का हम 31 मार्च तक उनका प्रोग्रेस हमारी इंस्टॉलेशन की हो जाएगी। बाकी जो 10 मेगावाट हमें अगले साल करना है उसकी भी हमारे करीब 9 साढ़े 9 मेगावाट तक के तो हमारे पास आ चुकी हैं एप्लीकेशंस। तो हम लोग जो टारगेट है इस साल 2 मेगावाट, अगले साल 10 मेगावाट और उससे अगले साल फिर 12 मेगावाट, तो वो हम टारगेट पूरे कर रहे हैं। गैरसैंण कमिश्नरी का फैसला बीजेपी में रार पैदा कर गया। सीएम तीरथ सिंह रावत जहां इस फैसले पर विचार करने की बात कह चुके हैं, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि ये मेरा अकेले का फैसला नहीं था। और एक बड़ी खबर हरिद्वार से शिविर की शुरुआत हो चुकी है। स्वरूपानंद सरस्वती के शिविर की शुरुआत चैत्र पूर्णिमा तक गंगा आरती के साथ शिविर की शुरुआत हुई है। गंगा आरती के साथ जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और शिविर की शुरुआत बेहद ही महत्वपूर्ण हरिद्वार से खबर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हरिद्वार से खबर है, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के कुंभ शिविर की सोमवार को शुरुआत हुई। गंगा आरती के साथ शिविर को शुरू किया गया। वहीं अब चैत्र पूर्णिमा तक गंगा आरती की जाएगी, जिसमें दूर दूर से शिविर में श्रद्धालु पहुंचेंगे। तो ये बड़ी खबर, स्वरूपानंद सरस्वती के शिविर की शुरुआत हुई है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। अब श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे।
गैरसैंण कमिश्नरी का फैसला बीजेपी में रार पैदा कर गया। सीएम तीरथ सिंह रावत जहां इस फैसले पर विचार करने की बात कह चुके हैं, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ कहा है कि यह फैसला मेरे अकेले का बिल्कुल नहीं था। बीजेपी सरकार के गैरसैंण कमिश्नरी बनाने के फैसले से पार्टी में अंदर कलह मच गई है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने न्यूज 18 पर कहा था कि मामले में जनता की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन इस बीच पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ये मेरे अकेले का फैसला नहीं था, इस पर सबसे बात करके ही फैसला लिया गया। अधिकतम काम लोगों के आपके ब्लॉक से होते हैं, जिला पंचायत से होते हैं, जिले से होते हैं, तहसील से होते हैं, और बाकी जगह शासन प्रशासन में तो आम जनता का कोई मतलब ही नहीं होता है दूर दूर तक भी। तो इसलिए उसका जिससे जितना सुविधा मिल सके वो काम देखेंगे आगे फ्यूचर में क्या करना है। कोई निर्णय हुआ है तो सरकार, वो भाजपा सरकार की घोषणा है, वो त्रिवेंद्र रावत की घोषणा नहीं है, वो मुख्यमंत्री की घोषणा है और संबंधित लोगों से बातचीत करके ही वो घोषणा की गई थी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में अंतर कलह है और पार्टी के विधायक और मंत्री इस फैसले के विरोध में बोलने लगे हैं। अगर ये सरकार का फैसला होता, कैबिनेट का फैसला होता, तो मंत्री परिषद के एक नहीं 3 मंत्री जो है इस कमिश्नरी का विरोध कर चुके हैं। तो भाई अब ये तो अंतर विरोध है भाजपा में जो है। गैरसैंण कमिश्नरी पर फैसला जब जनभावना को देखते हुए लिया जाएगा, लेकिन कमिश्नरी पर कांग्रेस बीजेपी में सियासत फिलहाल जरूर शुरू हो गई है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। अगर आप एडवेंचर के साथ पहाड़ों की सैर के शौकीन हैं तो नैनीताल की केव गार्डन का आप इंतजार जरूर कीजिए, या फिर आप वहां पहुंचिए। पहाड़ों की सुंदरता और गुफाओं का रोमांच है वहां पर, जिसे जरूर देखिए। नैनीताल का केव गार्डन सैलानियों को खासा पसंद है। सूखा ताल में बने इस केव गार्डन में हजारों पर्यटक आते हैं और गुफाओं के रोमांच का एहसास करते हैं। वहीं दूर दूर से आए पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर वादियों को निहार कर रोमांच से भर उठते हैं। हम लोग पुणे से आए हैं और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर घूमकर। केव में भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत अच्छा लगा और जो पत्थरों की बनावट है और जो अंदर जाने का थ्रिल है उसमें बहुत मज़ा आता है। एक रोमांचक अनुभव मिला यहाँ। अच्छा लग रहा है यहाँ घूमकर। क्या खासियत लगी है? मतलब पहाड़ है, ये चीज़ अच्छी लग रही है कि नेचर जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखकर। 2002 के बाद कुमाऊं मंडल विकास निगम ने इन गुफाओं को पर्यटन के लिए खोल दिया था। अब तक इसे दिन में खोला जाता था, लेकिन अब पर्यटक रात में भी इसका दीदार कर सकते हैं। केव गार्डन में हम 2 प्रयोग कर रहे हैं। पहला प्रयोग तो ये है कि उसमें 2 केव्स के साथ में चालू कर रहे हैं, जिसमें हम साउंड सिस्टम और लाइट्स के साथ में अंदर प्ले करेंगे। सेकेंडली उसमें कई नए सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाएंगे और बीच में बच्चों के खेलने के लिए और उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ थीम पार्क पे काम किया जा रहा है वहाँ पर। रात के लिए जो अभी केव गार्डन हमारा 6 बजे बंद होता था, उसमें ऑलरेडी लाइटिंग की जा चुकी है। प्री कोविड टाइम पीरियड में ही हम लोग रात में भी 2 से 3 घंटे उसको चलाने में सक्षम हो पाएंगे। तो अगली बार अगर आप नैनीताल आए तो केव गार्डन का रोमांच और पहाड़ की सुंदरता का एहसास जरूर करें। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। खबर हरिद्वार से है। अवधूत मंडल के अध्यक्ष स्वामी रूपेंद्र प्रकाश बनेंगे महामंडलेश्वर। बड़ा उदासीन अखाड़े के महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक होगा। 6 अप्रैल को अखाड़ा छावनी में यह बड़ा कार्यक्रम होगा। बड़ा उदासीन अखाड़े के महामंडलेश्वर बनाए जाएंगे। कार्यक्रम 6 अप्रैल को होगा। बड़ा कार्यक्रम अखाड़ा छावनी में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा।